बच्चों, मैं कृष्णानंद शुक्ल, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, पटेल नगर, कोढ़ा। मैंने अपने पहले वीडियो में यूरोपीय राष्ट्रवाद के स्वरूप पर चर्चा किया। आज आपसे इस बात पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से फ्रांस यूरोप के राष्ट्रवाद का केंद्र बनता है और वहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लेकर आज़ादी की अलख जगाने के लिए अन्य यूरोपीय देशों में की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर शुरुआत में उसे मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और साम्राज्यवाद और निरंकुशवाद का नाश करने वाला तथा यूरोप के अन्य देशों में एक मुक्तिदाता की छवि को लेकर फ्रांस यूरोप के अन्य देशों तक जाता है, जहाँ पर शुरुआत में जनता द्वारा उसका स्वागत होता है। जैसे जैकोबिन क्लब हमने चर्चा किया था कि यह छात्र और छात्राओं का, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का संगठन था, जिन्होंने काफ़ी हद तक फ्रांसीसियों के विजय में ज़मीन तैयार की। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि फ्रांसीसी, जो कि स्वतंत्रता और समानता के जन्मदाता थे, जल्द ही उनको यूरोप के अन्य देशों से पराजय मिल जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि शुरुआत में जब नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी लोग इस आज़ादी और कानून के समझ समता की बात लेकर, इस नए विचारों को लेकर यूरोप के अन्य देशों में जाते हैं, तो जो वहाँ पे परंपरावादी शासक थे, जो निरंकुश राजतंत्र के पोषक थे, उन लोगों के कान खड़े हो गए। एक कहावत भी है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, यानी जो आज फ्रांस में हुआ है कल को हमारे साथ हो सकता है। इसलिए ऐसे राज्य भी, ऐसे देश भी जो शासकों के राज्य थे, देश थे, वो फ्रांस के खिलाफ हो जाते हैं। दूसरा, फ्रांस का अपना खुद का कार्य ऐसा था जो उनके खिलाफ गया, जो उनकी पराजय का कारण बना। ये कौन से कारण थे? फ्रांसीसी शुरू में यूरोप के मुक्तिदाता और निरंकुश शासन की समाप्ति के बाद जनतंत्र के अग्रदूत, या कहें जनतंत्र की स्थापना करने वाले, प्रजातंत्र के स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार देने के लिए निरंकुश शासनों को उखाड़ते हुए यूरोप के देशों में चले, जिस पर उन्हें प्रारंभिक स्तर पर सफलताएं मिली। लेकिन बच्चों, जैसे ही उन्होंने फ्रांसीसी अस्मिता, फ्रांसीसी गौरव और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद, यानी अपने को सर्वश्रेष्ठ कहना शुरू किया, वहीं से जो लोग समर्थन कर रहे थे, अन्य देशों के लोग, उनके कान खड़े हो गए। उनको लगा कि ये मुक्ति के नाम पर, ये राष्ट्रवाद के नाम पर और ये राष्ट्रवादी विचारों के बांटने के नाम पर ये हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं। और जबरन जो सैनिकों की भर्ती की जा रही थी और युद्धों के लिए जो बढ़े हुए कर थे, इससे वहाँ की जनता खिलाफ हो जाती है और ये सभी मिलकर इनके खिलाफ ही विद्रोह कर जाते हैं। तो एक कारण ये भी रहा। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो बच्चों कि जिस प्रकार से आपके, अगर मान लीजिए कोई मित्र है और वो आपसे ये कहे कि मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूँ, बहुत ऊंचे कुल का हूँ, मैं तो बहुत विद्वान, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरा तो कुल और मेरा नाम ही नाम है, तो ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि जब ये इतने नाम वाला, इतने यशो कीर्ति वाला व्यक्ति हो, तो मैं क्या हूँ? फिर मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता। ठीक यही हुआ जब आप फ्रांसीसी राष्ट्रवाद को स्थापित करने लगे। तो शुरुआत में तो ठीक था, आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और की बात आपको अन्य देशों को अच्छी लगी, वहाँ के नागरिकों को अच्छी लगी, खासकर मध्यम वर्ग के बीच, जो मध्यम शिक्षित वर्ग था, जो नए व्यापारी थे, शिक्षित अध्यापक थे, छात्र थे, इन वकीलों के बीच में लोकप्रिय हुआ। लेकिन जैसे ही आपने अपनी फ्रांसीसी श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहा, वहाँ पे ये लोग भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कार्ल कैस्पर फिट्ज द्वारा चित्रित जर्मन के में जो ब्रेकेन शहर पर जब स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जा रहा था फ्रांसीसी सेना का, उसमें चित्रित किया गया है नीले, सफ़ेद और लाल कपड़े पहने हुए फ्रांसीसी सैनिकों को दिखाया गया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए फ्रांसीसी सेना
एक किसान के ठेले को खींच रहे हैं जबरन, कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं तथा एक वृद्ध किसान बीचों बीच अग्रभाग में घुटनों के बल पर बैठा है और उस स्वतंत्रता के वृक्ष की पट्टी पर लिखा हुआ है कि आप हमसे स्वतंत्रता, समानता और आज़ादी ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है, उस पर लिखा हुआ है। इस लेख के माध्यम से कार्ल कैस्पर फ्रांस के उस अभियान पर व्यंग्य करता है। इस तरह से बच्चों, फ्रांसीसियों की वजह से ही सही, फ्रांस ने पहले राष्ट्रवाद को अपनाया, फिर अन्य देशों ने भी फ्रांसीसी राष्ट्रवाद, फ्रांस को देखकर उसकी नकल की और उन्होंने भी अपने राष्ट्रवाद को अपने अंदर यानी इसके बाद फ्रांसीसियों को देखकर जर्मन राष्ट्रवाद, इटालियन राष्ट्रवाद और स्लोवाकियन राष्ट्रवाद, इंग्लिश राष्ट्रवाद यूरोप के अन्य देशों में फैले। बच्चों के इस बात पर गौर करें, आप अगर ये सोचते होंगे कि आज की देश की तरह ही देश थे, तो नहीं, ऐसा नहीं था। जैसा स्वरूप आज देखते हैं जर्मनी का, इटली का, बुल्गारिया का और स्कॉटलैंड का, ये सभी देश ऐसे नहीं थे जैसे कि आज आप वर्तमान में देखते हैं। इसके पहले जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को मिलाकर हैब्सबर्ग साम्राज्य होता था और ये साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जनसमूहों तथा बहुभाषी, सामाजिक रीति रिवाजों के लोगों को मिलाकर बना था। आसान नहीं था इनमें राष्ट्रवाद, लेकिन एक चीज इनको आपस में जोड़ने वाली कड़ी थी, सम्राट के प्रति निष्ठा। और नेपोलियन ने अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर, छोटे छोटे क्षेत्रों को विजित कर 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था। यद्यपि नेपोलियन के समय ही व्यापार और संचार ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया था, लेकिन 1833 में मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं कि आर्थिक कारण ने भी राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया। 1833 में हैम्सबर्ग और न्यूरेमबर्ग में तक जाने में किसी भी व्यापारी को 11 नाकों से गुजरना पड़ता था और अलग अलग राज्यों में 39 राज्यों में नाप तौल की अलग इकाई थी और इनकी अपनी अलग अलग मुद्रा थी। जैसे आप समझ सकते हैं कि भारत के अगर 29 राज्य भी हैं, अगर सबकी अलग अलग मुद्राएं होती तो व्यापार करने में कितनी असुविधा होती, कितना अवरोध होता और आपसी सामंजस्य को आप बनाने में कितनी दिक्कत होती। ठीक वही दिक्कत तत्कालिक समय में जो है यूरोप में था। इसको समाप्त किया गया प्रसा के सुझाव पर, प्रसा के सुझाव पर इसको जो है समाप्त किया गया और एक शुल्क संघ की स्थापना की गई जिसको जाल्वे राइन शुल्क के नाम से जाना जाता है। इससे आर्थिक क्षेत्र में लगे हुए शुल्क अवरोधों को समाप्त करके सभी प्रकार की मुद्राओं का समाप्ति करके केवल 2 मुद्राओं का प्रचलन किया गया, जो तत्कालिक समय इसके पहले 30 प्रकार की मुद्राएं वहां पर प्रचलित थी, जिससे आप समझ सकते थे कि व्यापार में कितना बड़ा अवरोध उत्पन्न होता था। और इसी दौरान 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में तीव्र औद्योगिकरण ने भी राष्ट्रवाद को मजबूत किया और आर्थिक राष्ट्रवाद ने व्यापक राष्ट्रवाद को बल दिया, जिसने यूरोप के अन्य देशों में भी आपसी संचार संपर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का एहसास लोगों को कराया और राष्ट्रवाद की जड़ें धीरे धीरे यूरोप के हर देशों में यानी विभिन्न देशों में फैलने लगी